हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का सोशल साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का नेक्स्ट पार्ट। जैसा कि इसके पहले वाले 4-5 वीडियोस आ चुके हैं, 3-4 आ चुके हैं, वो हमने अब काफी अच्छे से डिस्कस किया हुआ था कि किस तरीके से ह्यूमन जो है डेवलपमेंट करता है गया, सेटलमेंट करता है गया, किस किस प्रॉब्लम से उसको फेस करना पड़ा, फिर उसको उसने रिजॉल्व कैसे किया। अब उसी में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेचुरल रिसोर्सेज। अब देखो, जब हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं ना, तो नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब वो सारे रिसोर्सेज होते हैं जो हमने खुद नहीं बनाए हैं, बल्कि नेचर ने, या आप ये समझ सकते हो कि कोई जो सुपर पावर जिसको हम लोग गॉड बोलते हैं, वो गॉड ने हमें क्या दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है दिया है। ठीक है, जैसे वाटर को बनाने में आपने कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं किया है, वाटर ऑलरेडी पॉन्ड, लेक, रिवर के फॉर्मेट में बने हुए हैं। ठीक है, तो ये जो वाटर है ये हमारा नेचुरल रिसोर्सेस है। हम जो ब्रीदिंग करने के लिए ऑक्सीजन लेते हैं, ये ऑक्सीजन हम खुद नहीं बनाते हैं, हमें नेचर ने गिफ्ट में दिया हुआ है, तो ये भी क्या है, एक नेचुरल रिसोर्सेस है। लेकिन जो आप फोन यूज कर रहे हो अभी मेरा वीडियो देखने के लिए, क्या हम इसको नेचुरल रिसोर्सेज बोल सकते हैं? आंसर है, नहीं बोल सकते। भले ही उस मोबाइल को बनाने के लिए जो भी सामान लगा है वो नेचर से ही मिला है, लेकिन जो मोबाइल फोन है क्या नेचर ने हमें बना कर दिया है? नहीं, हमने साइंटिफिक मेथड से उसको बनाया है। तो मोबाइल में लगने वाले सामान नेचुरल रिसोर्सेज तो हैं, वहां से आए हैं, लेकिन मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप ये नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है। समझ में आया? तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको बनाने में ह्यूमन बींग्स का कोई रोल नहीं होता है, और जो क्या होते हैं, नेचर खुद बनाकर हमें देता है। चलो स्टार्ट करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। Natural resources are resources in whose creation humans do not play a role. Natural resources वो resources होते हैं जिसको बनाने में ह्यूमन का कोई भी इंपॉर्टेंट रोल जो है नहीं होता है, या ना के बराबर होता है। ह्यूमंस ओनली एक्सट्रैक्ट रिसोर्सेज फ्रॉम देयर नेचुरल सेटिंग। ह्यूमन सिर्फ क्या करता है, जहां जहां पर ये रिसोर्सेज मिलते हैं उसकी माइनिंग करके उसको क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, द वुड वी कलेक्ट फ्रॉम द फॉरेस्ट इज अ नेचुरल रिसोर्स। जो हम लोगों को फॉरेस्ट से लकड़ियां मिलती हैं, जो वुड मिलता है, वो वुड क्या है, एक नेचुरल रिसोर्सेस है। बट द कॉटन वी ग्रो इन फील्ड इज नॉट। लेकिन जब हम लोग अपने खेत में कॉटन ग्रो करते हैं, तो कॉटन जो होता है उसको हम मेहनत करके बड़ा करते हैं, फिर उसमें पानी डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं, तो वो नेचुरल रिसोर्सेस नहीं है, कॉटन नेचुरल रिसोर्स नहीं होता है। सिमिलरली, द आयरन और वी माइन इज अ नेचुरल रिसोर्स, बट द स्टील वी मेक फ्रॉम इट इज नॉट। उसी तरीके से जो हम लोग आयरन ओर से रॉ आयरन निकालते हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेस होता है। लेकिन उस रॉ आयरन से जब हम लोग स्टील बनाते हैं, तो जो स्टील जो होता है वो तो हमने अपने टेक्नोलॉजी के दम पर बनाया है, तो जो स्टील है वो हमारा नेचुरल रिसोर्सेस नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो कोई भी चीज जो हमने खुद से ग्रो की है, भले वो नेचर से मिला हुआ है, लेकिन वो नेचुरल रिसोर्सेस नहीं है। देखो यहां पर कुछ एग्जांपल दिया है, मतलब एक क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू कैटेगराइज एज अ नेचुरल रिसोर्सेस, डिस्कस विद द रीजन। यहां पर आपको कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, इस एग्जांपल्स में आपको बताना है कि कौन सा नेचुरल रिसोर्सेस होगा और कौन सा नहीं होगा। देखो, जैसे रिवर वाटर, रिवर का पानी क्या हमने बनाया है, उसमें हमारा कोई इंपॉर्टेंट रोल है क्या? नहीं है। तो ये जो नेचुरल रिवर वाटर है ये क्या होगा, हमारा नेचुरल रिसोर्सेस होगा। बॉटल्ड मिनरल वाटर, जैसे बिस्लेरी का, एक्वाफिना का, अलग अलग कंपनीज का जो है क्या आता है, पानी बॉटल आता है, तो ये नेचुरल रिसोर्सेस नहीं है। भले ही पानी नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन बॉटल में पैक करने का काम नेचर ने नहीं किया बल्कि ह्यूमन ने किया है। दैट्स व्हाई ये जो बॉटल मिनरल वाटर है ये नेचुरल रिसोर्सेस नहीं है। डीजल, डीजल जो है ये भी हमारा नेचुरल रिसोर्सेस है, लेकिन जो ऑयल जो नेचर से हमें जो मिलता है ना, उसमें पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन ये सब मिक्स होते हैं। डीजल को अलग करके हम लोग प्रोसेस करते हैं, तो डीजल जो होता है वो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि नेचर से तो हमें मिलता है, लेकिन एक्सट्रैक्शन के कारण ये नेचुरल रिसोर्सेस की कैटेगरी में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, जो डीजल जो होता है उसको नेचुरल रिसोर्सेस की कैटेगरी में डालेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन इन द सिलेंडर, ऑक्सीजन हमें नेचर में मिलता है, लेकिन उसको सिलेंडर में भरने का काम नेचर ने नहीं किया है, तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन इज अ सिलेंडर इज नॉट अ नेचुरल रिसोर्स। मिनरल ऑयल, मिनरल ऑयल डेफिनेटली नेचुरल रिसोर्सेस है जो कि हमें जमीन के अंदर से मिलता है। मार्बल भी नेचुरल रिसोर्सेस है। चिकन जो है ये क्या है, हमारा नेचुरल रिसोर्सेस नहीं है। शुगर कैन भी हमारा नेचुरल रिसोर्सेस नहीं है, हम उसको ग्रो करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
Natural resources are classified in a different ways. Resources derived from living things such as wood, fish, etc. नेचुरल रिसोर्सेस को क्लासिफाई करने का एक और तरीका है जिसको हम लोग बोलते हैं कि वो लिविंग है कि नॉन लिविंग थिंग्स है। देखो, नेचुरल रिसोर्सेस को क्लासिफाई करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। उसमें से एक तरीका है कि वो लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है। जैसे अगर हम लोग नेचुरल रिसोर्सेस की बात करते हैं जिसमें जो वुड होता है, जो फिश होता है, इनमें जान होती है, ये लिविंग थिंग्स होते हैं। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक रिसोर्सेज बोलते हैं। तो ऑर्गेनिक रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो लिविंग बींग्स होते हैं, जिसको नेचर ने बनाया है, उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिक रिसोर्सेज। उसी तरीके से जो कोल हो गया, जो मिनरल ऑयल हो गया, दे ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी। तो ऑर्गेनिक रिसोर्सेज में हमारा कोल भी आ जाएगा और मिनरल भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कोल और मिनरल जो होते हैं वो जमीन के अंदर पेड़ पौधे, ह्यूमन बींग्स के दबने के कारण जो है क्या होता है, पिघलने के कारण जो है बना हुआ है। ठीक है? तो कोल और मिनरल भी किस में आएंगे? ऑर्गेनिक रिसोर्सेज में जो है आएंगे। Non-living physical resources such as land, air, water, metallic minerals, etc. belongs to the category of inorganic resources. तो इनऑर्गेनिक रिसोर्सेज क्या हो गए? जिनमें लाइफ नहीं होती है। तो आप यहाँ पर इस तरीके से क्लासिफिकेशन भी कर सकते हो। एग्जाम में अगर आएगा तो आप यहाँ पर पहले क्या डालोगे? नेचुरल रिसोर्सेज, और इसका एक क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। तो अगर ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग थिंग्स करें, या फिर अगर इसको आप लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो? लिविंग्स के प्लेस में आप लिख सकते हो ऑर्गेनिक रिसोर्सेस। ठीक है? ऑर्गेनिक रिसोर्सेस और इनऑर्गेनिक रिसोर्सेस। ऑर्गेनिक रिसोर्सेस में क्या आते हैं? वो सारे रिसोर्सेस आते हैं जिनमें क्या होती है? जान होती है, जिनमें जो है लाइफ होती है। और नॉन इनऑर्गेनिक में कौन आते हैं? जिसमें जो है कोई लाइफ नहीं होती। आप दो दो एग्जांपल भी देख के लिख सकते हो। लैंड, एयर नॉन लिविंग थिंग्स है, कोल और मिनरल जो है लिविंग थिंग्स है। इस तरीके से आप इसको क्लासिफाई कर सकते हो। तो एक तो तरीका हो गया लिविंग के बेसिस पर। दूसरा तरीका एक और है नेचुरल रिसोर्सेज को क्लासिफाई करने का, वो देखते हैं। We can also classify resources according to whether they are replenished in nature or not. एक और क्राइटेरिया है नेचुरल रिसोर्सेज को क्लासिफाई करने का, और वो तरीका क्या है? जो भी रिसोर्सेज हमें नेचर में मिल रहे हैं, क्या वो खत्म हो सकते हैं या कभी भी खत्म नहीं होंगे? तो क्या वो रिप्लेनिस्ड है या रिप्लेसेबल नहीं है? इसके बेसिस पर भी हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रिप्लेनिस्ड के बेसिस पर। तो रिसोर्सेज दैट रिप्लेनिश नेचुरली आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वो सारे नेचुरल रिसोर्सेज जो क्या हो सकते हैं? रिप्लेस हो सकते हैं, रिप्लेनिश हो सकते हैं। उसके बेसिस पर अगर रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन करें तो एक होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब क्या है? जिसको एक बार यूज करने के बाद रिन्यू किया जा सकता है। जैसे वाटर, वाटर का यूज अगर हमने कपड़ा धोने के लिए कर लिया तो उसको फिर हम लोग और भी अदर पर्पस के लिए कर सकते हैं। फिल्टर करने के लिए, फिल्टर करने के बाद प्लांटिंग कर सकते हैं, ट्रीज को पानी देने के लिए यूज कर सकते हैं। तो अगर कोई रिसोर्स वापिस से रिप्लेस हो सकता है तो वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होता है। अगर वो वापिस से रिप्लेस नहीं हो सकता, एक बार यूज हो गया मतलब वो खत्म हो गया, तो वो क्या कहलाता है? हमारा जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाता है। तो मैं आपको एक और बार रिवाइज करा देता हूँ। एक तो हो गया लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बेसिस पर नेचुरल रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन, और वो क्लासिफिकेशन क्या थे? ऑर्गेनिक थे और इनऑर्गेनिक थे। एक और क्लासिफिकेशन है रिप्लेनिश के बेसिस पर, कि अगर नेचुरल रिसोर्सेज का एक बार यूज करें तो वापिस से रिप्लेस हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो उसको रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं, अगर नहीं हो सकता है तो उसको नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। एग्जाम में आपको डिफरेंस पूछ सकता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बीच में, या रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल के बीच में जो है डिफरेंस जो है क्या होता है, ये पूछ सकता है। तो अभी हम लोग देखते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं। They replenished by natural process. Renewable sources are those resources जिनको हम लोग वापिस से क्या कर सकते हैं? नेचुरल प्रोसेस के थ्रू रिप्लेनिश कर सकते हैं या रिप्लेस कर सकते हैं। They are always present on the earth, for example air, water, forest, animal, etc. मतलब इनको हम लोग नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू क्या कर सकते हैं? फिर से रिप्लेस तो कर सकते हैं, और ये हमारे अर्थ पर हमेशा प्रेजेंट रहेंगे। जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, एनिमल हो गया। If humans do not interfere in the renewal process and utilize them carefully, they will be constantly available. लेकिन ये सभी चीजें कब अवेलेबल रहेंगी? जब ह्यूमन बींग्स इनके प्रोसेसेस पर इंटरफेयर नहीं करेगा और इनका यूटिलाइजेशन केयरफुली करेगा।
जैसे वाटर हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है करके हम लोग वाटर से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनाना चालू कर दिए तो वाटर का शॉर्टेज हो जाएगा। तो जो चीज नेचर ने बैलेंस करके बनाई है अगर उसमें हम इनबैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो इसमें से नेचुरल रिसोर्सेस हो सकता है कि कुछ सालों में क्या हो जाए, गायब हो जाए। तो हमें क्या करना है, जो भी नेचुरल रिसोर्सेस हमें मिले हैं उनको केयरफुली यूज करना है ताकि उसको हम लोग लॉन्ग टाइम तक क्या कर सके, यूज कर सके। और दूसरा, उनके रिन्यूएबल होने का जो भी प्रोसेस है उसमें हम इंटरफेयर ना करें। However, there is a limit to the utilization. किसी भी चीज की एक मैक्सिमम लिमिटेशन होती है, खाने की एक मैक्सिमम लिमिटेशन होती है, पढ़ाई करने की एक लिमिटेशन होती है, खेलने की एक लिमिटेशन होती है। उसी तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करने का भी क्या होता है, एक लिमिटेशन होता है। अगर आप उस लिमिटेशन से ज्यादा यूज करोगे या उसको करोगे तो वो स्पॉइल कर देगा आपको। Exceeding this limit or spoiling the resources lead to the degradation and affect the renewable. अगर आपने उस लेवल से ज्यादा यूज करना चालू कर दिया नेचुरल रिसोर्सेज का, फिर नेचुरल रिसोर्सेज का डिग्रेडेशन होना चालू हो जाएगा और इससे उनका रिन्यूएबल प्रोसेस डाउन हो जाएगा। और जब रिन्यूएबल प्रोसेस नहीं होगा तो हमें नेचुरल रिसोर्सेज का शॉर्टेज जो है देखने को मिलेगा। For example, water is always available on earth. Water evaporates from the ocean and condensed in the rainfall. हमें पता है, हम साइंस में पढ़े भी हैं कि वाटर जो होता है, वाटर साइकिल एक चलता है। वाटर अर्थ में जो है अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है, जैसे ग्लेशियर्स के फॉर्म में पाया जाता है, उसके अलावा ओशन के वाटर के फॉर्म में पाया जाता है, रिवर के वाटर के फॉर्म में पाया जाता है, पॉन्ड के वाटर में पाया जाता है। तो वाटर अलग अलग कंडीशंस में हमें मिलता है। ये वाटर जो होता है वो क्या होता है, गर्मी के दिनों में जो है इवापोरेट होता है। इवापोरेट होना मतलब पानी जो है गर्म होकर भाप बन जाता है, ठीक है। और वो फिर क्या होता है, ऊपर उड़ने लगता है और बादल में जब जाता है तो वहां पर उसको कंडेंसेट होना पड़ता है। मतलब जो इवापोरेट हुआ है अब वो ठंडे होने लगते हैं। कंडेंसेट का मतलब होता है ठंडा होना। तो जैसे देखो ये तालाब है, इस तालाब में धूप पड़ी तो यहाँ से क्या होंगे, वाटर जो है गर्म होकर वेपर बनकर ऊपर जाएंगे। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो क्लाउड में जो है टेम्परेचर डाउन होता है। तो यहाँ पर ये वेपर अब छोटे छोटे वाटर के मॉलिक्यूल्स बनेंगे और फिर यही मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर बड़ा मॉलिक्यूल्स बनाएंगे और नीचे गिरने लगते हैं। इसको बोलते हैं वाटर साइकिल और इसी के कारण से रेनफॉल होता है, ठीक है। सम ऑफ दिस रेनफॉल सिप्स इनटू द अर्थ टू रिप्लेनिश द ग्राउंड वाटर। और यही पानी जो वापस से गिरता है ये जमीन में क्या होता है, वापस से जो है रिप्लेस होता है। द रेस्ट फ्लो इनटू रिवर्स एंड द स्ट्रीम टू रीच द ओशन। और बाकी जो जमीन के अंदर में नहीं जा पाता है बारिश का पानी, वो रिवर्स में चले जाता है और रिवर्स में जाने के बाद अल्टीमेटली वो कहां पहुंच जाता है, ओशन में पहुंच जाता है। ये साइकिल एंडलेस प्रोसेस से कंटिन्यूअसली चलते रहता है और इसके कारण से हमें हर साल नए 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 फ्रेश वाटर जो है मिलते रहते हैं। However, obstacle in the process disrupt the water cycle. For example, depletion of forest cover result in the less water seeping into the earth. अगर इस प्रोसेस में हमने थोड़ा सा भी छेड़खानी किया, जैसे क्या छेड़खानी कर दिया हमने, हमने क्या किया, फॉरेस्ट का जो है कट डाउन करना चालू कर दिया, पेड़ पौधे हमने काटने चालू कर दिए। तो पेड़ पौधे अगर हमने काटना चालू कर दिया तो ये जो बारिश का जो पानी है ये जमीन के अंदर नहीं पहुंचेगा। क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं, जो प्लांट होते हैं, उनके रूट्स जो होते हैं वो सॉइल को बाइंड करके रखे रहते हैं। सॉइल को बाइंड करके रखे रहते हैं तो इसी सॉइल के थ्रू जो क्या होता है, जो वाटर जो होता है वो फिल्टर आउट होकर जमीन के नीचे जाने लगता है, ठीक है। और हमें फ्रेश वाटर बार बार ग्राउंड वाटर में मिलते रहता है। लेकिन पेड़ पौधे को काट देंगे तो ये तो प्रोसेस रुक जाएगा। These affect the recharge of the groundwater. The depletion of groundwater causes duck well and the bore well to dry. और अगर ऐसा ही चलता रहा, पेड़ पौधे हम लोग काटते रहे तो क्या होगा, जो हमारे जो कुएं हैं, जो वेल्स हैं, जो बोरवेल्स हैं, वो सब सूखे हो जाएंगे। यहाँ पर एक एग्जांपल देख रहे हो कि किस तरीके से वाटर का जो है क्या होते जा रहा है, पॉल्यूशन होते जा रहा है। पॉल्यूशन का मतलब होता है कोई भी गंदी चीज जो कि वाटर के लाइफ को क्या कर सकती है, खराब कर सकती है, वो क्या कहलाता है, पॉल्यूशन कहलाता है। सो देखो यहाँ पर बहुत सारे पॉलिथीन है, बहुत सारे कपड़े हैं, बहुत सारे खराब खराब चीजों को जो है क्या कर दिया जा रहा है, पानी में डाल दिया जा रहा है। तो पानी में जब डाल दिया जा रहा है तो ये वाटर को सिर्फ पॉल्यूट नहीं कर रहे, बल्कि इसके अंदर में जो पाए जाने वाले जो फिश होते हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, उनकी भी लाइफ को ये खराब कर रहे हैं। तो कचरे को कभी भी पानी में नहीं डालना चाहिए, ना जमीन पे डालना चाहिए। उसका जो प्रोसेस है उसको डिस्ट्रॉय करने का, उसी को फॉलो करना चाहिए। तो आप लोगों को भी ध्यान में रखना है कि कोई भी पॉलिथीन वगैरह को जो है आपको तालाब वगैरह में जो है नहीं फेंकना है। We release polluted water into our rivers. If the volume of polluted water is limited, then the organism living in the flowing water have the capacity to clean up pollution.
देखो, अगर हम लोग प्लांट से निकलने वाली गंदगी को लिमिटेड अमाउंट में अगर हम लोग रिवर में डालते हैं, तो रिवर के पास खुद की कैपेसिटी होती है, उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जो अपने आप को क्या करते हैं, क्लीन कर लेते हैं। जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे क्या होते हैं, एंटीबायोटिक्स पाए जाते हैं जो कि हमें बीमारियों से बचाता है। अगर कोई फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन वायरस, बाहर से वायरस हमारे बॉडी में अंदर चला जाता है, तो हमारा जो एंटीबायोटिक सिस्टम जो होता है उस वायरस से लड़ता है और उस वायरस को डिस्ट्रॉय कर देता है और हमारे बॉडी को क्या रखता है, हेल्दी रखता है। उसी तरीके से रिवर में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अगर इसमें गंदा चीज आ गया तो ये ऑर्गेनिजम्स क्या कर सकते हैं, उसको प्यूरिफाई कर सकते हैं और क्लीन कर सकते हैं। लेकिन अगर यही पॉल्यूशन एक्सेस क्वांटिटी में हो गया तो इन ऑर्गेनिजम्स की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जैसे हमारे बॉडी में बहुत ही ज्यादा वायरस आ गया, हमारे अंदर में एंटीबायोटिक्स जितना है, लड़ने की कैपेसिटी जितनी है हमारी ह्यूमन बॉडी की, उससे 10 गुना ज्यादा वायरस हमारे बॉडी में अगर एंटर कर गया तो ऑब्वियस सी बात है हमारा बॉडी अब उससे नहीं लड़ पाएगा और हमारी डेथ हो जाएगी, हमें प्रॉब्लम हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ भी ऐसी होता है, रिवर्स के अंदर में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो लिमिटेड क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, पॉल्यूशन को झेल सकते हैं। लेकिन अगर उस लिमिटेड क्वांटिटी से अगर आपने ज्यादा पॉल्यूशन डाल दिया तो फिर उनकी कैपेसिटी भी खराब हो जाएगी। अब वो रिवर पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, गंदा हो जाएगा और वो गंदे नाली में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। We need to find other uses of these waste if we wish to arrest this pollution. अगर हम इस पॉल्यूशन को कम करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरे तरीकों पर जो है ध्यान देना पड़ेगा। ये जो वेस्ट मटेरियल होते हैं इनको हमें वाटर में नहीं फेंकना है बल्कि इसका दूसरा यूज करना है। क्या क्या यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी कैन कंपोस्ट वेस्ट एंड रिसाइकल वेस्ट वाटर फॉर यूज इन द गार्डन एटसेट्रा। जो मैंने आपको बताया कि जैसे वाटर हो गया, वाटर का हमने अगर एक बार यूज कर लिया किसी चीज के लिए तो उसको फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लांटिंग पर्पस के लिए जो है यूज कर सकते हैं। वी नीड टू रीयूज द रिसाइकल इंडस्ट्रियल वेस्ट। इसके अलावा इंडस्ट्रियल जो वेस्ट होते हैं उसको भी हम लोग टेक्नोलॉजी के हेल्प से क्या कर सकते हैं, रिसाइकल करके यूज कर सकते हैं। वी नीड टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द रिवर टू इंश्योर दैट दे डू नॉट डाई। हमें ये भी कोशिश करना है कि जो रिवर्स जो होते हैं उसमें कॉन्स्टेंटली जो है वाटर का फ्लो बना रहे, क्योंकि अगर वाटर फ्लो होगा, अगर एक जगह इकट्ठा नहीं होगा तो वो क्या कर सकता है, अपने आप को जो है प्यूरिफाई कर सकता है। कौन कर सकता है, वाटर जो है अपने आप को प्यूरिफाई जो है कर सकता है। तो हमें दो चीजों का जो है ध्यान जो है रखना होता है। ठीक है, चल we need to maintain the process of water renewal by the preventing disruption in the natural water cycle। और हमें जो वाटर साइकिल जो चलता है उस वाटर साइकिल को बिना डैमेज किए हमें वाटर के रिवर को क्या, वाटर के फ्लो को क्या करना है, मेंटेन जो है करना है, तभी ये सिस्टम क्या रहेगा, हेल्दी रहेगा। Hence, it is important to keep the renewable cycle of resources in mind if we wish to use them judicially। और आने वाले जनरेशन के लिए अगर हमें इन नेचुरल रिसोर्सेज को बचा कर रखना है तो हमें जो है क्या करना पड़ेगा, ब्लाइंडली इसका यूज नहीं करना है, केयरफुली जो है हमें इसका यूज करना है। Resources must renew naturally. Similarly, we should use groundwater use only the extent that is recharged naturally. Otherwise, the water table will fall। ग्राउंड वाटर जो मिलता है उसका भी हमें केयरफुली यूज करना है, क्योंकि अगर हमने एक्सेस अमाउंट में यूज कर लिया तो ग्राउंड वाटर क्या हो जाएगा, हमें अच्छे से नहीं मिलेगा, डिस्चार्ज हो जाएगा और ड्रिंकेबल वाटर की कमी जो है हमें हो जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में यही तक देखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से स्टार्ट